हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएसआई के एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे बिहार स्पेशल। और ये बिहार स्पेशल हम लोग कर रहे हैं परफेक्शन आईएएस के ये जो नोट्स है परफेक्शन आईएएस के करंट अफेयर्स से हम लोग बिहार स्पेशल करने जा रहे हैं। तो इसमें हम जनवरी 2021 का टोटल जो भी बिहार स्पेशल रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम है जिसमें करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं बिहार से रिलेटेड, तो उसमें हम लोग ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और ये बिहार स्पेशल का जो ये करेंट अफेयर्स है, मैं एक बार फिर से ये परफेक्शन आईएएस के करेंट अफेयर्स से मैं इसको करवा रहा हूँ। चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को डेली अपडेट मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जनवरी 2021 बिहार स्पेशल करेंट अफेयर्स का ये पहला पॉइंट ये है कि बिहार के सबसे लंबे एलिवेटेड पथ का लोकार्पण हुआ है। जी हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 21 नवंबर 2020 को पटना में स्टील से बनाया गया देश का पहला रेलवे ओवरब्रिज आरओबी का लोकार्पण किया। पटना एम्स से दीघा जाने वाली 12 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड बन जाने से अब आरा छपरा जाने वाले लोगों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी। आम लोगों को काफ़ी हद तक जाम से निजात में मिलेगा। 1289.25 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 12.27 किलोमीटर लंबा यह पथ बिहार का सबसे लंबा एलिवेटेड पथ है। पटना दिल्ली रेल लाइन के ऊपर 106 मीटर लंबा रेलवे ओवरब्रिज इंजीनियरिंग का अनूठा नमूना है। नेहरू पथ पर पूर्व से निर्मित आरओबी के कारण एलिवेटेड पथ की ऊंचाई 25 मीटर है, जिसका निर्माण अपने आप में काफ़ी चुनौतीपूर्ण था। नेक्स्ट देखते हैं कि दानापुर से बिहटा एलिवेटेड रोड भी बनने वाला है। तो इसका पॉइंट ये है कि एम्स दीघा एलिवेटेड रोड के चालू हो जाने के बाद दानापुर से बिहटा तक भी एलिवेटेड सड़क प्रस्तावित है। यह सड़क का निर्माण NHAI को करना है। ऐसा माना जा रहा है कि यह एलिवेटेड रोड बिहार का सबसे लंबा होगा, बिहार का सबसे लंबा सड़क होगा। और लगभग 30 किलोमीटर बनने वाले एलिवेटेड सड़क में कई जगह पर रैंप बनाने का भी प्रस्ताव है, जिसमें वाहन बीच में एलिवेटेड सड़क पर चढ़ और उतर सकेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव जो 2020 में हुआ है उसका यहाँ पे विश्लेषण देखेंगे। इससे प्रश्न आते हैं। तो ये बीपीएससी में भी और उसके बाद से CDPO, बिहार SI और जो भी बिहार से रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं उसमें ये क्वेश्चंस ज़रूर ही आते हैं। तो बिहार विधानसभा चुनाव संपूर्ण राज्य में 3 चरणों में हुआ। 243 यहाँ पे विधानसभा की सीट है और इसकी जो परिणाम की जो घोषणा है वो 10 नवंबर 2020 को की गई। इस बार के चुनाव में एक बार फिर से सत्ताधारी NDA की सरकार को सरकार बनाने का जनादेश मिला। बिहार में सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की बहुमत की ज़रूरत है और NDA ने कितना जीता था? 125 सीट जीत करके यह जो आंकड़ा को पार कर लिया था। NDA को कांटे की टक्कर देने वाला महागठबंधन बहुमत के आंकड़े से थोड़ा सा पीछे रह गया और 110 सीटें शामिल हुई। 243 सीटों में NDA को 125 सीटें मिली, महागठबंधन को 110 सीटें मिली। AIMIM जो है ये और बसपा जो वह दूसरे दलों को 8 सीटें मिली। बिहार में सत्ताधारी राजग में शामिल भाजपा ने 72 सीटों पे और जदयू ने 42 सीटों पे, विकासशील इंसान पार्टी ने 4 सीटों पे और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने 4 सीटों पे दर्ज जीत की है। बिहार चुनाव के नतीजे क्या हुए? तो जैसे पता है 243 सीट और 243 सीटों के लिए ये चुनाव हुआ था। 243 सीट विधानसभा में है और 122 सीटें बहुमत के लिए चाहिए होता है। कैसे? तो 243/2 और +1 इतना अगर किसी पार्टी को मिल जाता है तो वो बिहार में गवर्नमेंट बना सकती है। नेक्स्ट देखते हैं कौन कौन से पार्टी को कितना सीट मिला। तो यहाँ पे जो गठबंधन है, गठबंधन में जो NDA की गवर्नमेंट है NDA को 125 सीटें मिली, MGB 11 जीते, लोजपा जो है LJP ये महागठबंधन पार्टी जो है LJP जो है वो 1 जीते और अदर 7 जीते यहाँ पे, ठीक है। और पहले की अपेक्षा भी आंकड़ा दिया हुआ है। यहाँ पे ये आंकड़ा है कि मतलब कितना सीट पहले की अपेक्षा अभी बढ़त हुई है। तो BJP 74
आरजेडी 75 सीटों पे और जेडीयू जो है वो 43 सीटें पे, एलजेपी 1 सीटें पे और इंडियन नेशनल जो कांग्रेस है वो 19 सीटों पे। 2015 में जो चुनाव हुआ था उसकी अपेक्षा हम देखेंगे कि किसको कितना सीट का बढ़त हुआ है और कितना मतलब उसमें मतलब कितना सीट उनको कम प्राप्त हुआ है। तो 21 सीटें जो है वो बीजेपी ने बढ़त किया है। आरजेडी को 5 सीटों का मतलब 5 सीटों पे ये कम रहा पिछले की अपेक्षा। जेडीयू 28 सीटों पे कम रहा, एलजेपी 1 सीटों पे कम रहा और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो 8 सीटों पे कम रहा। स्ट्राइक रेट भी यहाँ पे दिया हुआ है तो ये नहीं पूछेगा, तो एक बार आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो भी पार्टी है और कौन कितने सीट इन लोगों ने जीता। तो ये जो ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIM जो है वो 5 सीटें जीती यहाँ पे। बहुजन समाज पार्टी 1 सीटें, भारतीय जनता पार्टी 74 सीटें, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 2 सीटें, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट जो है वो 2 सीटें, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट और लिबरेशन जो पार्टी 12 सीटों पे, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जो है वो 4 सीटों पे, उसके बाद निर्दलीय 1 सीट पे यहाँ पे 1 सीट और इंडियन नेशनल कांग्रेस 19 सीट, जनता दल यूनाइटेड 43 सीट, उसके बाद से लोक जनशक्ति पार्टी 1 सीट और राष्ट्रीय जनता दल जो है वो 75 सीट और विकासशील इंसान पार्टी 4 सीट। ठीक है, टोटल 243। अगर 2015 बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी को 53 सीटें मिली थी, जेडीयू को 71 सीटें मिली थी, आरजेडी को 80 सीटें मिली थी, कांग्रेस को जो है वो 27 सीटें मिली थी और एलजेपी को 2 सीटें मिली थी, आरएलएसपी को 2 सीटें और सीपीआई को 3 और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 1 और निर्दलीय को 4 सीटें मिली थी। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार चुनाव संबंधी जो तिथियां हैं। ठीक है, तो ये तिथि भी पूछा जा सकता है। प्रथम चरण जो हुआ था 28 अक्टूबर को हुआ था 71 सीटों पे, द्वितीय चरण जो हुआ था 3 नवंबर को 94 सीटों पे, तृतीय चरण का जो हुआ था वो 7 नवंबर को 78 सीटों पे हुआ था। चुनावी परिणाम 10 नवंबर को जारी किया गया इसका परिणाम। और चुनाव में एनडीए की जीत का सबसे बड़ी वजह क्या थी ये भी लिखा हुआ है। तो राजग को राज्य में चौथी बार सफलता मिली है। भाजपा के महासचिव और प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र यादव ने कहा राज्य में राजग की जीत का सबसे बड़ी वह मोदी का नेतृत्व और उनकी विश्वसनीयता रही है। राज्य में कुछ स्थानीय मुद्दे भी थे जिसके कारण राजग को कुछ कम सीटें मिली, लेकिन गठबंधन राज्य में स्पष्ट बहुमत पाने में सफल रहा। नेक्स्ट देखते हैं, बस आप लोगों को इतना याद रखना है कौन सी पार्टी ने कितना सीट से जीत हासिल की, और कुछ ज़्यादा नहीं पूछता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि देश में पहली बार पटना हाई कोर्ट में स्टूडियो कोर्ट की शुरुआत की गई। देश में पहली बार पटना हाई कोर्ट ने स्टूडियो कोर्ट की शुरुआत की, जिसमें एक तरफ जज के बैठने का रूम होगा और दूसरी तरफ वकीलों के बैठने का रूम बनाया गया, जिसमें बैठकर वीडियो सिस्टम के द्वारा वकील अपना पक्ष न्याय कक्ष में बैठे जज के समक्ष रखेंगे। उसके बाद जज केस की सुनवाई कर अपना फैसला देंगे और इसकी शुरुआत करते हुए मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक खंडपीठ का गठन किया गया। वहीं 2 एकल पीठ भी बनाया गया है। इस पूरे सिस्टम का नाम स्टूडियो कोर्ट रखा गया है। जो अधिवक्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना पक्ष रखने की बजाय कोर्ट परिसर में आकर बहस करना चाहते थे, उनके लिए यह सुविधा मुहैया कराई गई, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की भी सुविधा जारी रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि कोरोना संकट के समय में कुछ युवा अधिवक्ताओं द्वारा फिजिकल कोर्ट शुरुआत करने की बात रखी गई थी, जिसके चलते पटना हाई कोर्ट के द्वारा स्टूडियो कोर्ट की शुरुआत की गई है, जिसमें वकीलों को आपसी सहमति पर समस्त केस सूचीबद्ध किए जाएंगे और अधिवक्ताओं को एंट्री ई पास के जरिए होगी। चलिए आगे देखते हैं। बेगूसराय में स्थित कांवर ताल जो वेटलैंड है वो रामसर सूची में शामिल हुआ है। बेगूसराय का जो कांवर ताल है वो वहाँ वेटलैंड है, तो उसको रामसर सूची में शामिल किया गया है। बिहार के बेगूसराय स्थित कांवर वेटलैंड को रामसर सूची में शामिल किया गया है। यहाँ मध्य एशिया से कई माइग्रेटरी यानी प्रवासी पक्षी प्रवास के लिए आते हैं। वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने जलीय इकोसिस्टम संरक्षण केंद्रीय प्लान के तहत 100 झीलों में कांवर ताल को भी शामिल किया था, लेकिन अब कांवर ताल झील को रामसर साइट में शामिल कर अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वेटलैंड घोषित कर दिया गया। आप लोग ये देख सकते हैं, ये कांवर ताल झील है। कांवर ताल जो है वो कांवर जो है
और बिहार का पहला और भारत का 39वां रामसर साइट बन गया है। इस झील को पक्षी विहार का दर्जा 1987 में बिहार सरकार ने दिया था। यह झील 42 वर्ग किलोमीटर 6311 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यह बर्ड सेंचुरी में 59 तरह के विदेशी पक्षी और 107 तरह के देसी पक्षी ठंड के मौसम में देखे जा रहे थे, जो अब देखने को नहीं मिलते। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से इसे पर्यटक केंद्र के रूप में विकसित करने को लेकर पिछले साल पहल शुरू की गई थी। नवंबर 2019 में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 32,76,800 जारी किया था। क्या है रामसर साइट? तो रामसर साइट के बारे में भी आप लोग देख सकते हैं कि विश्व के विभिन्न झीलों के संरक्षण के लिए 1971 में ईरान के शहर रामसर में अंतर्राष्ट्रीय संस्था का गठन किया गया। 1981 में भारत भी इसका सदस्य बना, जिसमें 2002 से पहले तक कांवर झील भी शामिल था। 4 फरवरी को हम लोग वेटलैंड डे मनाते हैं। तो ये 4 फरवरी को नहीं, 4 फरवरी को हम लोग कैंसर दिवस के रूप में मनाते हैं। 2 फरवरी को हम लोग रामसर साइट्स जो ईरान का जो शहर है रामसर वेटलैंड डे हम लोग मनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इस जो झील में पर्याप्त मात्रा में जब पानी था तो 140 किस्म के पेड़ पौधे, 170 नस्ल के पक्षी, जिसमें 58 प्रवासी पक्षी, 41 तरह की मछलियाँ व अनेक तरह के कीड़े मकोड़े, आर्थ्रोपोड्स, मूलस और फाइटोप्लैंक्टोनस आदि के अलावा अनेक तरह की वनस्पति व जैविक प्रजातियों का वास था। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि बिहार चुनाव के दौरान देश में पहली ट्रांसजेंडर बनी पीठासीन पदाधिकारी। देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि पटना की जो ट्रांसजेंडर जिनका नाम मोनिका दास है, ये बिहार विधानसभा चुनाव में पीठासीन पदाधिकारी इनको बनाया गया और ये देश में पहली बार बनाया गया है। ठीक है, और मोनिका दास क्या करेंगी कि वह एक बूथ पे पूरी जिम्मेवारी संभालेंगी और मतदान कराने से लेकर मॉनिटरिंग करेंगी। मोनिका दास जो है वो पटना की रहने वाली हैं और वर्तमान में वह कैनरा बैंक में कार्यरत है। इसके पूर्व मोनिका दास पहली ट्रांसजेंडर बैंकर भी बन चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नौसेना की 3 पायलटों के पहले बैच में सब लेफ्टिनेंट शिवांगी जो है शामिल हो गई हैं। भारतीय नौसेना ने पहली बार जो 3 महिलाओं का एक बैच तैयार किया है, ये तीनों हैं। ठीक है, और ये क्या करेगी? एयरक्राफ्ट, ये पायलट डॉर्नियर एयरक्राफ्ट से समुद्री टोही अभियानों को पूरा करेंगी। इस बैच में कौन है? तो ये लेफ्टिनेंट दिव्या शर्मा है, लेफ्टिनेंट शुभांगी स्वरूप है और लेफ्टिनेंट शिवांगी भी शामिल हैं। ठीक है, और ये जो है ये INS गरुड़ पर भी आयोजित पासिंग आउट कार्यक्रम में पूरी तरह से परिचालन वाले समुद्री टोही पलायन MR पायलट तौर पर स्नातक की इन्होंने डिग्री को प्राप्त किया है। और सब लेफ्टिनेंट शिवांगी भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट भी बन चुकी है। दिसंबर 2019 को उन्होंने कोच्चि नेवल बेस पर ऑपरेशन ड्यूटी ज्वाइन की थी। शिवांगी जो है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा तैयार किए गए ड्रोनियर 228 एयरक्राफ्ट को उन्होंने उड़ाया है। ये पूछा जा सकता है कौन से एयरक्राफ्ट को उड़ाया है, तो ड्रोनियर 228 एयरक्राफ्ट को उड़ाया है। इस प्लेन को कम दूरी के समुद्री मिशन पर भेजा जाता है। इसमें एडवांस सर्विलांस, रडार, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर और नेटवर्किंग जैसे कई शानदार फीचर्स मौजूद हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि संजू यादव प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किए गए हैं। भारतीय महिला फुटबॉल टीम की मिडफील्डर संजू को क्या किया गया है? 25 सितंबर 2020 को 2019-20 सत्र के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIF के वर्ष सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये जो है संजू यादव जो हैं वो 22 वर्षीय मिडफील्डर हैं ये। ठीक है, और ये जो मतलब इनका सीज़न काफ़ी अच्छा, जिसमें 2019 सैफ वीमेंस चैम्पियनशिप और इंडियन वीमेंस लीग खिताब भी इन्होंने जीता है। और यहाँ पे एक ये चीज़ है कि आप लोग देख सकते हैं कि भारतीय फुटबॉलर में पुरस्कार विजेताओं की सूची, तो 2019-20 AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर गुरप्रीत सिंह संधू बनी है। गुरप्रीत सिंह संधू हैं और महिला प्लेयर ऑफ द ईयर संजू यादव हैं। मेंस इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर अनिरुद्ध थापा हैं। इमर्जिंग वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर रतन बाला देवी हैं। बेस्ट असिस्टेंट रेफरी P बैरामुत्तु है। बेस्ट रेफरी L अजीत कुमार मितेई हैं। बेस्ट ग्रास रूट्स डेवलपमेंट प्रोग्रामर जो हैं वो पश्चिम बंगाल है। स्वच्छता रैंकिंग में पटना की छलांग जो है देश में 318 में से 105वीं रैंक पे पहुंच गया। 2020 में स्वच्छता सर्वेक्षण जारी किया गया, जिसमें पटना जो है बिहार की राजधानी पटना जो है वो 4242 शहरों में 105वें स्थान पे पहुंचा। पिछले वर्ष से 318वें स्थान पे था।
ठीक है। राज्य में पटना जो है वो प्रथम स्थान पे है और 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले 7 शहरों की श्रेणी में राजधानी को 447वीं व अंतिम रैंक मिला हुआ है। ठीक है। राज्य स्वच्छता की श्रेणी में छत्तीसगढ़ प्रथम तो बिहार अंतिम पायदान पे है, जबकि कैंटोनमेंट में दानापुर छावनी का 62वां स्थान रहा है। और इसको जारी करने के लिए चार बिंदुओं पे इसको मतलब जगह दिया गया था और 6000 अंक निर्धारित किए गए थे। 2016 में पटना की रैंकिंग 70वीं थी, यानी स्वच्छता सर्वेक्षण में जो मतलब मामले में जो था वो पटना जो था वो 70वें स्थान पे था। नेक्स्ट देखते हैं कि जातीय हिंसा में बिहार पहले और राजनीतिक हिंसा में 5वें स्थान पे है। NCRB जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो होता है उसने क्या किया है कि एक डाटा जारी करता है 2020 में जातीय और राजनीतिक हिंसा में के संबंधित में ये डाटा को जारी किया गया, जिसमें बिहार जो है नंबर 1 पे है। जातीय हिंसा यानी कि जातिवाद को लेकर के जो हिंसा होती है उसमें बिहार नंबर 1 पे है। बिहार में साल भर में जातीय हिंसा की 131 घटनाएं हुई, 269 लोग प्रभावित हुए। तमिलनाडु में 80 घटनाएं और 108 लोग प्रभावित हुए। इस मामले में 71 घटनाओं के साथ महाराष्ट्र तीसरे नंबर पे रहा और 94 लोग प्रभावित हुए। तो 1 नंबर पे जातीय हिंसा में बिहार है, 2 नंबर पे तमिलनाडु और 3 नंबर पे महाराष्ट्र है। राजनीतिक हिंसा की बात करें तो बिहार का जो स्थान है वो 5वां स्थान है और साल भर राजनीतिक हिंसा की 62 घटनाएं जिसमें 133 लोग प्रभावित हुए। और पहले नंबर पे राजनीतिक हिंसा में कौन सा है, वो केरल है जहाँ पे 495 घटनाएं जिसमें 584 लोग प्रभावित हुए। दूसरे नंबर पे तेलंगाना रहा। पहले नंबर पे राजनीतिक हिंसा में जो है वो केरल है, दूसरे नंबर पे तेलंगाना है और वहीं जो बिहार है वो 5वें नंबर पे है राजनीतिक हिंसा में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बिहार जो है वो 5वें पायदान पे है। नेक्स्ट देखते हैं जमीनी और संपत्ति से जुड़ा विवाद में बिहार भी क्या है कि ये जो बिहार जो है वो नंबर 1 पे है। जमीनी और संपत्ति जो विवाद है उसमें बिहार नंबर 1 पे है, दूसरे नंबर पर कर्नाटका है और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है और चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश है। बिहार में महिला हिंसा जो है वो 9.8% का इसमें बढ़ोतरी हुआ है। तो ये बहुत ही मतलब बुरी बात है कि महिलाओं के प्रति हिंसा में 9.8% की वृद्धि हुई है। 2018 में महिला की हिंसा 16,920 घटनाएं थी जो 2018 में बढ़कर 18,587 हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं पटना एम्स में 18 बेड का बना पैलिएटिव केयर वार्ड। ये पैलिएटिव केयर वार्ड होता है वैसे लोग जो लास्ट स्टेज में होते हैं, यानी कि मरने के जो लास्ट स्टेज में होते हैं उनको वैसे लोगों को रहने के लिए पैलिएटिव केयर वार्ड को ये पटना एम्स में बनाया गया है और ये 18 बेड का बना है। इसके संस्थान के जो एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर प्रभात कुमार सिंह ने किया है और ये जो इसका नाम जो है सुसंवेदना रखा गया है। और इसमें विशेषकर जो वैसे मरीज को रखा जाता है जो कैंसर के अंतिम चरण जैसे कि रेनल फेल्योर और मोटर न्यूरॉन आदि के मरीज को इसको मतलब ज़रूरत होती है। जब मरीज को दर्द होता है तो उसकी दवा दी जाती है, मरीज खाने में असमर्थ होता है तो पाइप के द्वारा उसको भोजन दिया जाता है, वॉशरूम हो जाने में परेशानी में इसको मदद किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार में 9 राजमार्ग परियोजना तथा घर तक फाइबर लॉन्च किया गया है। 9 राजमार्ग परियोजनाएं जो प्रधानमंत्री 21 सितंबर 2020 को बिहार में 9 राजमार्ग परियोजनाओं को घर तक फाइबर योजना की शुरुआत की। घर तक फाइबर योजना के तहत घरों में ऑप्टिकल फाइबर सेवाएं प्रदान की जाएगी। राजमार्ग परियोजनाओं के बारे में हम जान लेते हैं कि हाईवे परियोजना में 350 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा। 14,250 करोड़ रुपये की इसमें लागत लगेगी। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के लोगों के बीच का जो मतलब क्या होगा, सड़क जो संपर्क होगा वो बेहतर बनाने के लिए इस प्रयास को किया जाएगा। सड़क परियोजनाएं राज्य के भीतर और आसपास की सुविधा और आर्थिक विकास को भी बढ़ाएंगी। बिहार में ऑप्टिकल फाइबर के बारे में जानते हैं तो इस ऑप्टिकल घर तक फाइबर योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी किया जाना है। यह राज्य में 45,945 गाँवों को जोड़ेगा। इस प्रकार यह परियोजना डिजिटल क्रांति के बिहार सुदूर इलाके में भी पहुंचा सकती है। यह जो योजना है वो ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हर घर में ऑप्टिकल फाइबर सक्षम इंटरनेट प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। 74वें स्वतंत्रता दिवस के भाषण में कहा था कि 2014 के बाद 1.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन मिले हैं। यह योजना भारत नेट कार्यक्रम के तहत डिजिटल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करती है।
नेक्स्ट पॉइंट है बिहार में जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन के लिए केंद्र सरकार ने क्या किया कि 1832 करोड़ रुपए, और असम को, बिहार को 1832 करोड़, ठीक है, और असम को 1407 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। और इसमें क्या करना है, बिहार सरकार 50 लाख से अधिक घरों में नल कनेक्शन ये प्रदान करेगी, और आकांक्षी जिलों और SC/ST गाँव पर ये इनका ध्यान ज़्यादा केंद्रित कर रही है, ठीक है। जल जीवन मिशन क्या होता है, तो 2024 तक सभी जो अच्छी गुणवत्ता व पेयजल उपलब्ध कराना, इसे प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने 3.6 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। नेक्स्ट देखते हैं बिहार ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बने कौन बने हैं, तो अब्दुल बारी सिद्दीकी को बिहार ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बनाया गया है। 18 अक्टूबर 2020 को ये चुनाव संपन्न हुआ, और अब्दुल बारी सिद्दीकी ने निर्विरोध रूप से इसका ये सदस्य मतलब ये अध्यक्ष बने। और इसके पहले अब्दुल बारी सिद्दीकी बिहार सरकार के पूर्व खेल मंत्री रहे हैं। चुनाव में हॉकी इंडिया के निवर्तमान अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक अहमद को भी निर्विरोध रूप से अवैतनिक सचिव के लिए चुना गया है। और ये जो है इस ओलंपिक संघ के पर्यवेक्षक डॉक्टर मधुकांत पाठक की देखरेख में निर्वाचन अधिकारी जयप्रकाश सिंह, प्रधान जिला न्यायाधीश रिटायर द्वारा संचालित हुई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पटना नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं अभिनेता संजय मिश्रा। ये संजय मिश्रा हैं। संजय मिश्रा ये पटना नगर को मतलब स्वच्छ बनाने के लिए, स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ये पटना के जितने भी नगर पार्षद लोगों के साथ में और पटना नगर निगम के अधिकारियों के साथ मिल करके इन्होंने बैठक किया है। और वह जो है वो ये संजय मिश्रा पटना राजेंद्र नगर के ही राजेंद्र नगर में अपने परिवार के साथ रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि रामविलास पासवान का निधन हो गया। इनसे प्रश्न पिछले BPSC में पूछा गया था, तो अभी भी पूछे जाने की संभावना है। तो ये पहले क्या थे, केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान थे। 74 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई, और ये 8 अक्टूबर 2020 को हुई थी। दिल्ली में इनकी निधन हुआ था। इनका जन्म 5 जुलाई 1946 को बिहार के खगड़िया में हुआ था। 1969 में इन्होंने पहली बार विधानसभा का चुनाव जीता था। 1977 में सांसद बने, तब से वह लगातार 9 टाइम्स लोकसभा और 1 बार राज्यसभा सांसद चुने जा चुके हैं। 1969 में पहली बार विधानसभा इन्होंने चुनाव जीता था, और 1977 में सांसद बने। 1969 में इन्होंने मतलब विधानसभा चुनाव जीता था, 1977 में सांसद बने। वह बिहार की हाजीपुर लोकसभा सीट से 9 बार लोकसभा और 1 बार राज्यसभा सांसद चुने जा चुके हैं। 1979 के बाद PV नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की दूसरी UPA सरकार को छोड़कर वे हर प्रधानमंत्री की सरकार में ये मंत्री रहे हैं। जैसे कि वह विश्वनाथ प्रताप सिंह, HD देवगौड़ा, IK गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी को मिलाकर 6 प्रधानमंत्रियों की कैबिनेट में शामिल रहे हैं। रामविलास पासवान 2000 में जनता दल यूनाइटेड से टूटकर लोक जनशक्ति पार्टी LJP नामक पार्टी को ये मतलब इन्होंने अपनी पार्टी बनाई था। और BPSC में पूछा हुआ था किस स्टार्टिंग में किस पार्टी से, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से उन्होंने अपना करियर को मतलब ये जो लीडरशिप वाली कैरियर को उन्होंने शुरू किया था। और बिहार के पूर्व महाधिवक्ता रामबालक महतो का ये 6 बार बिहार के महाधिवक्ता रहे हैं, और कानूनविद भी थे ये, और ये 90 वर्ष के थे। इनकी हृदय गति रुक गई, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई। ये बहुत सारे मामलों में बिहार सरकार को इन्होंने जीत दिलाई थी, ठीक है। तो इनकी निधन हुई। इनका नाम क्या है, रामबालक महतो, बिहार के पूर्व महाधिवक्ता। इंस्पायर्ड अवार्ड मानक योजना में बिहार दूसरे स्थान पे काबिज है। इंस्पायर्ड अवार्ड में ये जारी किया गया, हाल ही में जारी किया। बिहार दूसरे स्थान पर रहा। पहले स्थान प्राप्त करने वाला राजस्थान पहले स्थान पे और बिहार दूसरे स्थान पे रहा। इंस्पायर्ड अवार्ड जो मानक योजना देश में चलाया एक अनूठा अभियान है, जिसके तहत भारत सरकार को विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय द्वारा युवा वैज्ञानिकों की खोज का प्रयास किया जाता है। इंस्पायर्ड अवार्ड में पहले स्थान पे कौन रहा, राजस्थान, और दूसरे स्थान पे बिहार। बस इतना याद रखना है। विद्यार्थियों में सृजनशीलता एवं रचनात्मक सोच में संस्कृति को बढ़ावा देने की इंस्पायर्ड अवार्ड मानक योजना को शुरू किया गया, जो विद्यार्थियों को इनोवेशन प्रोत्साहन के मतलब एक योजना है, ठीक है। जिस चयनित प्रतिभागियों के मॉडल को IIT और NTA जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के तकनीकी सहयोग और मार्गदर्शन में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता को प्रदर्शित किया जाता है। 6 से 10 कक्षा के बच्चे इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि भारतवंशी राम कलावन
जो रामकलावन है वो सेशल्स के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। ये हिंद महासागर के जो द्वीपीय देश सेशल्स के राष्ट्रपति बन गए। 43 साल बाद विपक्ष का कोई नेता सेशल्स का राष्ट्रपति चुनाव जीत पाया है। ठीक है, सेशल्स चुनाव आयोग के प्रमुख डैनी लुकास ने 25 अक्टूबर 2020 को कहा कि रामकलावन को 54% मत मिले हैं, 54% इनको मत मिला है। उन्होंने डैनी फोरे को मात दिया है। सेशल्स जो है राष्ट्रपति चुने गए वेवेल रामकलावन के पूर्वज बिहार के गोपालगंज के बरौली प्रखंड के परसौनी गांव के नोनिया टोली के रहने वाले थे। 130 वर्ष पूर्व रामकलावन के पूर्वज कोलकाता बंदरगाह से नमक का व्यापार करने के लिए सेशल्स चले गए थे। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार में कोसी रेल महासेतु समेत 12 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये क्या किया कि कोसी रेल महासेतु के साथ ही 12 और परियोजनाओं का ये उन्होंने उद्घाटन किया है। 18 सितंबर 2020 को कोसी रेल महासेतु के साथ 12 परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें क्यूल नदी पर 1 रेल सेतु, 2 नई रेल लाइनें, 5 विद्युतीकरण से संबंधित, 1 इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव शेड और बाढ़ और बख्तियारपुर में तीसरी लाइन परियोजना भी शामिल है। कोसी महासेतु परियोजना को 2003-04 में हरी झंडी मिली थी। सरायगढ़ निर्मली के बीच कोसी नदी पर रेल महासेतु का शिलान्यास तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। इस सेतु की लंबाई 1.9 किलोमीटर और इस निर्माण में 500 करोड़ से अधिक की लागत आएगी। कोसी रेल महासेतु का क्या महत्व है? तो ये सरायगढ़ निर्मली के बीच पहले जाने के लिए सहरसा, मानसी, खगड़िया, समस्तीपुर, दरभंगा होते हुए निर्मली जाना पड़ता था, जिसकी दूरी 298 किलोमीटर थी। और ये जैसे ही निर्माण हो जाएगा इसकी दूरी मात्र 22 किलोमीटर में सिमट गई है। निर्माण होने से 22 किलोमीटर में सिमट गई है। प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन के बाद सहरसा में चलने वाली पैसेंजर ट्रेन ही सुपौल सरायगढ़ होते हुए आसनपुर कुपहा तक जाएगी और फिर वहीं से सरायगढ़ वापस होते हुए राघोपुर तक ट्रेन जाएगी। इस ट्रेन के चलने से सुपौल, अररिया और सहरसा जिलों में रहने वाले को सीधा फायदा होगा। इस क्षेत्र के लोगों के लिए दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जाने के लिए कनेक्टिंग ट्रेन लेना भी आसान हो जाएगा। इससे पहले पीएम मोदी ने बिहार में 3 पेट्रोलियम परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में 7 परियोजनाओं की शुरुआत की। तो 15 सितंबर 2020 को बिहार की जलापूर्ति व सीवर से जुड़ी 541 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार में 7 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इनमें से 4 जो है वो जलापूर्ति है, 2 सीवरेज ट्रीटमेंट है, 1 रिवर फ्रंट डेवलपमेंट से संबंधित है। ये परियोजना केंद्र की नमामि गंगे और अमृत योजना से जुड़ी हुई है। इसमें पटना की बेउर करमलीचक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के अलावा सिवान, छपरा, मुंगेर, जमालपुर, मुजफ्फरपुर से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। नमामि गंगे मिशन के तहत नदी तट विकास योजनाओं का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मुजफ्फरपुर के अखाड़ा घाट, सीढ़ी घाट और चंदवारा घाट पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा। बिहार में नमामि गंगे के तहत 6,054 करोड़ रुपए की परियोजनाएं प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री बेऊ और करमलीचक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, नगर परिषद सिवान और छपरा नगर निगम की जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किया। वहीं मुजफ्फरपुर में रिवर फ्रंट विकसित करने और मुंगेर नगर निगम तथा जमालपुर नगर परिषद की जलापूर्ति परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बिहार सरकार ने लॉन्च की संजीवनी ऐप। बिहार सरकार ने संजीवनी ऐप को लॉन्च किया है। ये कोरोना संक्रमण को बढ़ते मामले को ध्यान में रखने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया और राज्य स्वास्थ्य समिति की वेबसाइट और गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड किया जा सकता है। कोविड सेंटर, आइसोलेशन बेड की उपलब्धता, नियंत्रण कक्ष का नंबर और कोरोना सुरक्षा उपायों की जानकारी इस ऐप के माध्यम से की जा सकती है। इसमें चैटबॉट की भी सुविधा दी जा रही है। कोरोना की जांच की प्रक्रिया को भी आसान इसमें इस ऐप के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन की भी इसमें सुविधा उपलब्ध कराई गई है और साथ ही जांच के बाद ऐप पर रिपोर्ट को भी देखी जा सकती है। इमरजेंसी ऐप में माध्यम से एम्बुलेंस टोल फ्री नंबर 102 और डॉक्टर की सलाह के लिए 104 पर सीधे कॉल करने की सुविधा है और इस ऐप में हर तरह की सुविधा को उपलब्ध कराया गया है। दरभंगा में एक नए एम्स की जो है वो स्थापना को स्वीकृति प्रदान की गई है। नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के दरभंगा में एक नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की
स्थापना की स्वीकृति प्रदान की है। इसकी स्थापना प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा PMSSY के तहत की जाएगी। मंत्रिमंडल ने उपभोक्ता एम्स के लिए एक निदेशक पद भी सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की है। बिहार मंत्रिमंडल में बैठक में 15 महत्वपूर्ण निर्णयों को मंजूरी। बिहार में नई सरकार गठन के बाद 15 दिसंबर 2020 को दूसरी बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल के बैठक बुलाई। इस बैठक में कोरोना संक्रमण का फ्री टीकाकरण और 20 लाख रोजगार सृजन, आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय 2 जैसे कुल महत्वपूर्ण निर्णयों को मंजूरी दी गई। कोरोना संक्रमण के फ्री टीकाकरण की मंजूरी दे दी गई और बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य में कोरोना का टीका फ्री में दिए जाने की घोषणा को मंजूरी दी गई। बिहार सरकार ने कोरोना संक्रमण के क्षेत्र में चुनाव के दौरान किए गए वादे को पूरा करते हुए मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया कि बिहार में कोरोना का टीका मुफ्त में दिया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार कार्य योजना तैयार कर रही है। मतलब ये उस समय का है, अभी तो बहुत सारे लोगों को दिया भी जा चुका है। इसमें क्या होगा कि नर्स की भी टीम, इसमें डॉक्टर नर्स की टीम तैयार की जा रही है। उसके बाद से प्रत्येक बूथ पे कम से कम 100 लोगों को वो रखा गया है। ठीक है, बिहार में प्रतिदिन 1,72,000 सैंपल की जांच हो रही है। उस समय का है तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, आप लोग एक बार पढ़ सकते हैं इसको। 20 लाख लोगों को रोजगार देने पे मुहर भी इसमें लगा दिया गया। साथ ही मतलब अविवाहित महिलाओं को इंटर पास करने पे 25,000 और महिलाओं के ग्रेजुएट होने पे 50,000 रुपये का अनुदान, अविवाहित महिलाओं के ग्रेजुएट होने पे 50,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। साथ ही बिहार में अगले 5 साल तक रोजगार सृजन के लिए विभिन्न संस्थाओं को सृजन किया जाएगा और 20 लाख रोजगार का सृजन 5 साल तक किया जाएगा। ये जो है ये 50,000 नहीं, अविवाहित महिलाएं जो ग्रेजुएट करेंगी उनको 25,000 रुपये दिया जाएगा और 50,000 वैसी महिला, मतलब सभी महिलाएं जो सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम को, प्रीलिम्स को क्रैक करती हैं तो उनको 50,000 रुपये दिया जाएगा। महत्वाकांक्षी 7 निश्चय जो है वो 2 को मिली मंजूरी। इसमें मतलब ये 7 निश्चय जो कार्यक्रम जो था वो उसको 2 को 2020 से 25 के अंतर्गत इसको लाया जाएगा और इसको मंजूरी दे दिया गया। 7 निश्चय पार्ट 2 के द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसमें कौन कौन सा है तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला सक्षम महिला, हर खेत तक युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। उसके बाद से स्वच्छ शहर विकसित शहर, एक सेकेंड, स्वच्छ शहर विकसित शहर, सुलभ संपर्कता, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। ठीक है, ये मतलब 7 चीज़ों को इसमें दिया गया। एक बार फिर से मैं वो करवा दूँ। युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, सुलभ संपर्कता, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य की सुविधा। दरभंगा जो है, दरभंगा असम ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे, बिहार के पथ निर्माण मंत्री मंगल पांडे ने 2020 को प्रस्तावित ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को जोड़ने वाली असम दरभंगा जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना को जल्द ही कार्य करने की प्रतिबद्धता को इन्होंने दोहराया है। बिहार के 7 जिलों से होकर गुजरने वाली इस एक्सप्रेसवे के निर्माण पर 7,500 करोड़ रुपये की खर्च का अनुमान है। पथ मंत्री ने बताया कि लगभग 212 किलोमीटर लंबी यह सड़क जहानाबाद, गया, जहानाबाद, नालंदा, पटना, वैशाली, समस्तीपुर और दरभंगा से होकर गुजरेगी। 4 लेन वाली इस ग्रीनफील्ड पथ के तहत 7 जिलों के 233 राजस्व गांवों में 1,382 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई की जा चुकी है। नेक्स्ट देखते हैं कि भागलपुर बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। ठीक है, तो ये बिहार के भागलपुर में पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा 10 से 12 दिसंबर को 3 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लगभग 70 की संख्या में बर्ड वॉचर और पर्यावरणविद भी शामिल हुए। इस फेस्टिवल का, भागलपुर में जो बर्ड फेस्टिवल, इसका मुख्य उद्देश्य था पक्षियों की सुरक्षा तथा उनके प्राकृतिक और भौगोलिक माहौल के लिए लोगों को जागरूक करना।
इसमें गरुड़ पक्षी की चर्चा की गई। 3 दिवसीय पक्षी महोत्सव में गंगा और कोसी नदी इलाके में वंश वृद्धि कर रहे प्रवासी पक्षी खासकर गरुड़ की चर्चा विशेष रूप से की गई। इकोलॉजिकल बैलेंस और बायोडाइवर्सिटी पर नियंत्रण के लिए वन पर्यावरण मंत्रालय बिहार सरकार ने यह नई पहल शुरू की है। गंगोय डॉल्फिन के संरक्षण पे भी ये इसको क्या किया गया कि फोकस किया गया। फेस्टिवल में मंदार नेचर, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री और वन विभाग के मिले जुले प्रयास से जीव जंतु और पक्षियों के संरक्षण पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भागलपुर में कुछ आने वाले प्रवासी पक्षी जो हैं वो उसमें बार हेडेड गूज, स्टेपी ईगल, यूरेशियन कॉलेव, वाइट वैगेट, ग्रेट केस्टेड ग्रेब, कॉमन ग्रीन शंख और यूरेशियन कुट भी शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि भागलपुर में नाले की खुदाई के दौरान मिली गौतम बुद्ध की प्रतिमा। बिहार के भागलपुर में 11 दिसंबर 2020 को नाले की खुदाई के दौरान 6.5 फीट लंबी ऐतिहासिक महत्व की मूर्ति मिली है। स्थानीय लोग मूर्ति को भगवान बुद्ध की प्रतिमा मान रहे हैं। हालांकि मूर्ति किसकी और कब की यह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। खुदाई के दौरान मिली मूर्ति कला की कई विशिष्टताओं से युक्त है। इस प्रतिमा के गले में कंठहार, सिर पर योद्धाओं के द्वारा धारण किए जाने वाले सिर स्त्राण और कमर में मेखला है। उल्लेखनीय है कि भागलपुर जिले के कहलगांव में प्राचीन विक्रमशिला बौद्ध महाविहार अवस्थित है, जो तंत्र यान का प्रमुख केंद्र है। हाल ही में वहां पे 2 प्राचीन मूर्तियां मिली थी जिसे ग्रामीण संरक्षित किए हुए हैं। सोन नदी पर निर्मित कोइलवर पुल का हुआ उद्घाटन और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय जो नितिन गडकरी ने 10 दिसंबर 2020 को सोन नदी पे बने 3 लेन वाले 1.5 किलोमीटर लंबे कोइलवर पुल का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया और 266 करोड़ रुपए की राशि इस पर खर्च की गई है। रेल और सड़क यातायात के लिए जो मौजूदा 2 लेन वाला पुल है 138 वर्ष पुराना है। इस पुराने पुल के स्थान पर 6 लेन के पुल का निर्माण किया जा रहा है। उसी के एक हिस्से के तौर पे 3 लेन वाला ढांचा भी तैयार हुआ है। 3 लेन के दूसरे मार्ग को पूरा होने के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 922 और राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर यातायात में काफ़ी सुविधा हो जाएगी। यह पुल बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच आवागमन का एक प्रमुख मार्ग है। क्या फ़ायदा होगा इस पुल के बनने से? तो ये नए पुल के बन जाने से कोइलवर पुल पर लगने वाले नियमित जाम से क्या मुक्ति मिलेगी। NH30 कॉरिडोर से पटना से भोजपुर, बक्सर, छपरा, मोहनिया एवं बलिया का यातायात सुगम हो जाएगा। यह स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क तथा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए देश के अन्य हिस्सों के साथ भी जुड़ जाएगा। पुल की लंबाई जो है 1.528 किलोमीटर है और पुल के डेक की चौड़ाई जो ये सब नहीं पूछेगा, देख लीजिएगा लेकिन पूछेगा नहीं। ये 158 साल पुराना है कोइलवर पुल। ठीक है, कितने साल पुराना है? 158। 1856 में ये शुरुआत हुआ था इसका निर्माण कार्य और 1858 में इसका उद्घाटन वायसराय लॉर्ड एलियन ने किया था। फिल्मकार रिचर्ड एटनबरो ने अपनी फिल्म गांधी की शूटिंग इसी पुल पर की थी। सबसे पहले वैक्सीन पाने वाले समूह में बिहार शामिल। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्ययन के अनुसार देश में 2021 तक 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की संख्या बढ़कर तकरीबन 14 करोड़ 32 लाख हो जाएगी। उसमें तकरीबन 7 करोड़ 6 लाख पुरुष और 7 करोड़ 26 लाख महिलाएं होंगी। बुजुर्ग जनसंख्या में बिहार की बड़ी हिस्सेदारी है। बिहार में 2021 में कुल आबादी में 10.70% हिस्सा वृद्धों की हो जाएगी। यह एक बड़ी आबादी है जिसके स्वास्थ्य की देखभाल बेहद जरूरी होगी। उत्तर प्रदेश में 15% आबादी ही 50 साल से ऊपर है, लेकिन वहाँ की जनसंख्या इतनी है कि उससे ज़्यादा वैक्सीन सप्लाई होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। विजय कुमार सिन्हा बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। अभी बिहार विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? विजय कुमार सिन्हा है और ये बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष पद पर बीजेपी के जो नेता विजय कुमार सिन्हा का चयन किया गया। 25 नवंबर 2020 को हुए मतदान में एनडीए उम्मीदवार विजय सिन्हा को 126 मत मिले और महागठबंधन के उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी को 114 मत मिले। इसकी घोषणा जो है प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी ने की। बांका में बौद्धकालीन भवन का अवशेष मिला है। ठीक है, बांका जिले के अमरपुर प्रखंड के अंतर्गत भदरिया गांव के समीप
चांदन नदी में करीब 50 फीट की दूरी तक ईंटों के बने पुराने भवन का एक अवशेष मिला है। ठीक है, और ये देख सकते हैं यही उसका अवशेष मिला हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, नवनिर्वाचित बिहार मंत्रिमंडल का जो है गठन कर दिया गया है। 16 नवंबर 2020 को नीतीश कुमार नवनिर्वाचित नीतीश सरकार के मंत्रियों का विभाग का बंटवारा किया गया है। नीतीश कुमार के पास गृह सामान्य प्रशासन, मंत्रिमंडल सचिवालय, निर्वाचन एवं निगरानी विभाग है। ठीक है, उनके इसके अतिरिक्त वे विभाग भी उनके पास है जो अब तक किसी को नहीं दिए गए हैं। उसके बाद से डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को वित्त मंत्रालय और वाणिज्य कर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, IT, आपदा एवं नगर विकास विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। जबकि अन्य डिप्टी सीएम रेणु देवी को उद्योग, पंचायती राज और पिछड़ा कल्याण भी मिला है। यहाँ पे इनको मंत्रियों को मिले विभाग की सूची है। विजय कुमार चौधरी जल संसाधन ग्रामीण विकास, ग्रामीण संसदीय मंत्रालय। विजेंद्र प्रसाद यादव ऊर्जा मद्य निषेध, ये पूछ सकता है। विजेंद्र प्रसाद यादव जो है मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन योजना विकास, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण। अमरेंद्र प्रताप सिंह जो हैं वो कृषि सहकारिता गन्ना उद्योग विभाग। मुकेश सहनी पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग। मेवालाल चौधरी शिक्षा विभाग। मंगल पांडे स्वास्थ्य पथ निर्माण, कला संस्कृति एवं युवा विभाग। अशोक चौधरी भवन निर्माण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण। शीला कुमारी परिवहन विभाग। रामप्रीत पासवान PHED। जीवेश कुमार पर्यटन, श्रम संसाधन, खाद्य एवं भूतत्व विभाग। रामसूरत कुमार राजस्व एवं भूमि सुधार विधि विभाग हैं। और संतोष कुमार जो है वो संतोष कुमार सुमन जो है लघु जल संसाधन, अनुसूचित जनजाति जाति कल्याण विभाग। केंद्र सरकार द्वारा बिहार को मिली कई परियोजनाओं की सौगात, जिसमें बहुत सारी परियोजनाओं को दी, जिसमें से ऑप्टिकल फाइबर, 9 राजमार्ग परियोजनाएं इसमें शामिल है। और गाँवों को आत्मनिर्भर बनाने का नरेंद्र मोदी के द्वारा एक कदम उठाया जा रहा है, लेकिन शुरुआत इसकी बिहार से की जा रही है। योजना के तहत 1000 दिनों में देश के 6 लाख गाँवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा। ठीक है, और टेलीमेडिसिन के माध्यम से सुदूर गांव में सस्ता और प्रभावी इलाज दिलाना संभव। टेलीमेडिसिन क्या होता है? मतलब कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टर को आप अपनी प्रॉब्लम्स को बताएंगे और वहां से वो उसको दवा वो प्रिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, और ये जो है 350 किलोमीटर लंबी 9 राजमार्ग का भी ये क्या किया जाए, शिलान्यास किया गया है। फाइबर इंटरनेट की सुविधा मार्च 2021 से मतलब मिले, जिसमें 45,945 गाँवों को जोड़ा जाएगा। NH परियोजनाओं में हाईवे को 4 और 6 लेन में करने की, नदियों पर 3 बड़े पुल का निर्माण भी शामिल है। नदियों पर पुलने वाला पुल महात्मा गांधी सेतु जो है NH-19 के समानांतर 4 लेन का पुल बनेगा। इसकी लंबाई 14 किलोमीटर और लागत 2,927 करोड़ रुपया है। विक्रमशिला सेतु जो बनेगा NH-131 पे है। कोसी नदी पे 4 लेन का नया पुल बनेगा। और सड़क का निर्माण में देखें तो 6 लेन का पटना रिंग रामनगर कन्हौली NH बनेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग देख सकते हैं एक बार। IIT पटना बनेगा पूर्वी भारत का स्टार्टअप हब, जो इन्होंने इंक्यूबेशन सेंटर को भवन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो ये IIT जो पटना है वो पूर्वी भारत का स्टार्टअप बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, कुकरी बिगहा होगा देश का पहला न्यूट्रिशन विलेज। कुकरी बिगहा है पहला मॉडल न्यूट्रिशनल विलेज होगा। इसकी शुरुआत 20 सितंबर को कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कुकरी बिगहा गांव में बायोफोर्टिफाइड किस्म की फसलों का खेती जैविक तरीके से किया। ठीक है, यह गांव जो है पटना जिला के दुल्हिन बाजार प्रखंड के अंतर्गत उलार सोरंगपुर पंचायत में। इस गांव में 1800 किसान परिवार रहते हैं। हार्वेस्ट प्लस के सहयोग से रूरल डेवलपमेंट काउंसिल इस कार्य में किसानों की मदद करेगी। ठीक है, और बामेती गांव के किसानों को बायोफोर्टिफाइड खेती का प्रशिक्षण देगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी खेत की जो जुताई में मदद करेगी। किसानों को बायोफोर्टिफाइड बीज भी उपलब्ध कराया जाएगा। कृषि भवन समेत 3 परियोजनाओं को उद्घाटन किया गया।
ठीक है। तो इस वर्ष बिहार ऐप का लोकार्पण एवं बिहार एग्री इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पुस्तिका का भी विमोचन किया गया। ठीक है। कृषि भवन का समेत 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। कब? सितंबर 2020 में मीठापुर में। पाटलिपुत्र बस टर्मिनल पटना गया मार्ग पर पहाड़ी स्थित पाटलिपुत्र बस टर्मिनल का उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर इस रिमोट के माध्यम से आरा, औरंगाबाद, नवादा एवं झाझा के बस अड्डों का भी उद्घाटन किया। ठीक है। लगभग 3000 बसों का परिचालन इस टर्मिनल के द्वारा किया जाएगा। जयप्रभा मेदांता हॉस्पिटल पीपीपी मॉडल पर बने कंकड़बाग स्थित जयप्रभा मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डॉक्टर नरेश त्रेहान भी जुड़े थे। जयप्रभा मेदांता के सीईओ डॉक्टर पंकज साहनी ने सीएम को सम्मानित किया। ठीक है। इसका काम जो है 2016 में शुरू हुआ था। ओपीडी में इंटरनल मेडिसिन, नेफ्रोलॉजी एवं कार्डियोलॉजी कंसल्टेशन सेवा शुरू हो गई है। टेलीमेडिसिन के जरिए मेदांता गुरुग्राम के वरिष्ठ चिकित्सकों की सेवाएं भी उपलब्ध होगी। बिहार में नमामि गंगे परियोजनाओं का क्या होगा? उद्घाटन किया गया है। नरेंद्र मोदी ने इसको किया है। नमामि गंगे और अमृत योजना से जुड़ी 7 परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन एवं शिलान्यास की। इसमें 4 परियोजनाएं जो हैं जलापूर्ति, 2 सीवरेज ट्रीटमेंट एवं 1 रिवर फ्रंट डेवलपमेंट से संबंध है। परियोजनाओं की जो लागत है वो 541 करोड़ रुपया है। ठीक है। उसके आगे देखते हैं कि बिहार में पेट्रोलियम क्षेत्र के 3 प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। पेट्रोलियम क्षेत्र में इसमें प्रोजेक्ट में पारादीप, हल्दिया, दुर्गापुर पाइपलाइन का बांका तक विस्तार, बांका एवं पूर्वी चंपारण मोतिहारी में 2 एलपीजी बॉटलिंग प्लांट भी इसमें शामिल किए गए हैं। एलपीजी बॉटलिंग प्लांट जो है वो बांका जिले में बाराहाट प्रखंड के मधुसूदनपुर एवं पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि प्रखंड के कोबिया में है। परियोजनाओं को इंडियन ऑयल और एचपीसीएल अधिकृत किया है इसको। और पेट्रोलियम को गैस मंत्रालय ने 3 परियोजनाओं पर 901 करोड़ रुपये राशि की खर्च किया है। ठीक है। और आप लोग इसको भी देख सकते हैं। बिहार में मत्स्य व पशुपालन योजनाओं का उद्घाटन किया गया। तो इस योजना के अंतर्गत जो है मत्स्य एवं पशुपालन योजना के अंतर्गत पटना, पूर्णिया, सीतामढ़ी, मधेपुरा, किशनगंज और समस्तीपुर में कई सुविधाएं इसके द्वारा ये शुरू की जाएगी। पूर्णिया के जो मरंगा में सीमेंट स्टेशन के उद्घाटन होने से बिहार एवं पूर्वोत्तर, ये याद रखिएगा, पूर्णिया के मरंगा में सीमेंट स्टेशन वहाँ पे बनेगा। ठीक है। 80 एकड़ ज़मीन राज्य सरकार ने इसके लिए उपलब्ध कराई है। ठीक है। इसके लिए बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीकी प्रयोगशाला के शुरू होने से दूध में उत्पादन वृद्धि होगी और इसका लाभ किसानों को मिलेगा। उल्लेखनीय है कि कृषि रोड मैप के कारण दूध के अलावा मांस, अंडे और अन्य समेत कई चीज़ों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। अंडे का वार्षिक उत्पादन 106 करोड़ से बढ़कर 274 करोड़ हो गया है। मांस का उत्पादन 1.8 लाख मीट्रिक टन से 3.8 लाख मीट्रिक टन हो गया है। अब राज्य में केवल 65,000 मीट्रिक टन मछली बाहर से आ रही है, बाकी पूर्ति जो है राज्य से ही हो रही है। शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी ने इस्तीफा दे दिया। 16 नवंबर 2020 को अपना इस्तीफा दे दिया और फागू चौहान ने इसको स्वीकार कर लिया है। और शिक्षा का जो है भवन निर्माण मंत्री ने शिक्षा विभाग का अतिरिक्त उनको प्रभार सौंपा गया है। मेवालाल चौधरी 16 नवंबर को मंत्री पद की शपथ वे मुंगेर के तारापुर से जदयू विधायक हैं। उन पर बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के कुलपति 2010-15 जो थे, रहने के दौरान सहायक प्राध्यापक एवं जूनियर साइंटिस्ट की नियुक्ति में बड़ी गड़बड़ी का घोटाला का आरोप है। पूर्व राज्य मंत्री मृदुला सिन्हा का ये पूर्व राज्यपाल थी जो मृदुला सिन्हा, इनका निधन हो गया। गोवा की पूर्व राज्यपाल एवं मुजफ्फरपुर की निवासी मृदुला सिन्हा 77 वर्ष की में इनका निधन हो गया और इनका दिल्ली में निधन हुआ। सार्वजनिक सेवा क्षेत्र के प्रति अनेक प्रयासों के लिए याद किया जाता है। वह एक कुशल लेखिका भी थी। उन्होंने साहित्य के साथ संस्कृति भी दुनिया में भी व्यापक योगदान दिया। वह जेपी आंदोलन के सक्रिय रूप से जुड़ी रही। गोवा के राज्यपाल के रूप में उन्होंने कार्यकाल को अविस्मरणीय रहा। ठीक है।
तो बिहार करंट अफेयर्स का जनवरी माह का, जो जनवरी माह में जैसे कि पिछले महीने का, जैसे अक्टूबर नवंबर दिसंबर का हम लोगों ने देखा, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम फरवरी माह का लेकर के आएंगे, ठीक है, बहुत जल्द ही लेकर के आएंगे। जुड़े रहिए जीएस IQ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और भी BPSC से रिलेटेड CDPO, UPSC, बिहार SI, जो भी एग्ज़ाम कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं, ज़्यादातर सिविल सर्विसेज का, तो उसके वीडियो को देखने के लिए आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से देख सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।